हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर जो सारे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और जो जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर कंसेप्चुअल या फिर मेमोराइजेबल पार्ट जो भी है उसे हम अभी देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम एंड एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, है ना। जितने भी टोटल इकोसिस्टम है उनसे इंटायर, है ना, इकोलॉजिकल इंटायर बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम का नाम दिया है ना। ये हो गया। उसके बाद टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम्स होते हैं एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट, है ना, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स आर सम एग्जांपल ऑफ टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक एंड वेटलैंड, ये जो वेटलैंड है यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है ना। वेटलैंड, इसमें क्या हो रहा है, वेट से गीला एंड लैंड से क्या हो रहा है कि टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम जैसा हमें फील हो सकता है। तो वेटलैंड को हमेशा किस में रखेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर रखेंगे वेटलैंड को। एक्वेटिक, रिवर एंड यूस्टेरिस आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम ऑल्सो मेन मेड इकोसिस्टम। मेन मेड इकोसिस्टम है क्या, क्रॉप फील्ड। ठीक है, देखिए जो भी इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है, इनपुट होगा। इनपुट से क्या हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी। इनपुट में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में फूड चेन या वेब या न्यूट्रिएंट साइकिल इसमें इसके अंदर आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो होगे एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा एनर्जी का। या फिर आउटपुट, है ना, उसमें क्या होगा, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी फ्लो, है ना। डिग्रेडेशन होंगे मटेरियल का और एनर्जी का फ्लो होगा। रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम कैसे होते हैं, या तो साइकिल के रूप में या फिर चेन के रूप में या फिर वेव के रूप में क्या हो जाएंगे, इकोसिस्टम का रिलेशनशिप उसमें देखने को मिलेगा हमें, है ना। वेटलैंड इज एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये याद रखिएगा। वेटलैंड जो है वो क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर्स, है ना। फिजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ये लाइन दे रखा है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, किसके किसके बीच में, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट होता है, उससे क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उससे क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इच साइकिल इच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वो क्या है, हर एक टाइप के इकोसिस्टम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड यूनिमरेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स द स्पीसीज कंपोजिशन, है ना। फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे मिला हमें, फिजिकल स्ट्रक्चर मिला कैसे कि बायोटिक एंड एबायोटिक बीच में इंटरेक्शन। लेकिन जब स्पीसीज कंपोजिशन का बात करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन यूनिवर्सल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर कितने प्लांट एंड एनिमल हमें देखने को मिलेगा, उससे क्या होगा, स्पीसीज कंपोजिशन हमें देखने को मिलेगा, उसमें कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक चीज और है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल कॉल द स्ट्रेटिफिकेशन, उसका क्या नाम दिया जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब फॉर ए ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्टेटा, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें सबसे ऊपर टॉप पे क्या हो जाएंगे, ट्री आ जाएंगे। टॉप पे क्या हो जाएंगे, ट्री हो जाएंगे। श्रब्स जो है वो मिडल में आ जाएंगे एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर एट द बॉटम। हर्ब एंड ग्रास कहाँ पे होंगे, बॉटम पे होंगे। ग्रास हर्ब्स कहाँ पे होंगे, बॉटम पे होंगे। श्रब्स जो होंगे वो मिडल में होंगे एंड टॉप पे क्या हो जाएंगे, ट्री हो जाएंगे। ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, और इसे फॉरेस्ट का आप लेयर भी बोल सकते हैं। अब जो भी है, द कंपोजिशंस ऑफ इकोसिस्टम आर सीन फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, है ना। इन सभी को एक साथ आप लेंगे, जिसमें क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी जो इनपुट का काम करेगा, डिकम्पोजिशन जो कि आउटपुट का काम करेगा, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में।
आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूमरेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड इकोसिस्टम गिव द स्पीसीज कंपोजिशन। उसके अंदर आप कौन कौन से प्लांट है, कौन कौन से एनिमल है, उसका आइडेंटिफाई करो, है ना, और उसके इन्यूमरेशन करो, मतलब उसको नंबरिंग दो कि कितना प्लांट कौन सा है, कितना एनिमल कौन सा है। उससे क्या बनता है, इकोसिस्टम गिव द स्पीसीज कंपोजिशन। उस इकोसिस्टम में कौन कौन से स्पीसीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है। पॉन्ड में जैसे कि एबायोटिक में वाटर, एबायोटिक में वाटर प्लस डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस रिच सॉइल डिपॉजिट, है ना, रिच सॉइल डिपॉजिट। एबायोटिक कंपोनेंट इन द इज द वाटर, है ना। पॉन्ड के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें कौन कौन होंगे, वाटर होंगे, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पॉन्ड का जो एवाइटिक कंपोनेंट है उसमें क्या क्या आते हैं, पॉन्ड के एवाइटिक कंपोनेंट में आते हैं वाटर, आते हैं डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दोनों देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों, प्लस रिच सॉइल डिपॉजिट, एंड सॉइल का जो डिपॉजिट होता है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है पॉन्ड के नीचे, वो तो एवाइटिक कंपोनेंट में पॉन्ड के ये सभी आ गए। रेट ऑफ फंक्शन ऑफ पॉन्ड डिपेंड अपॉन, है ना, एक पॉन्ड का जो रेट ऑफ फंक्शन, वो किस तरह के फंक्शन कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। सोलर इनपुट कितना है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर हो रहा है या नहीं हो रहा है, डे लेंथ कितना है, क्लाइमेटिक कंडीशन कितना है, क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ एनसीईआरटी में एक चीज के लिए चार चार, है ना, पांच पांच चीजें दे रखी है, तो वहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है ना, बढ़ जाती है। जैसे इसमें क्या पूछ देगा, चार ऑप्शन में चारों डाल देंगे, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, क्लाइमेटिक कंडीशन, फिर आपसे पूछ देगा कि इसमें एक दो तीन सही है, तीन चार सही है, चार पांच सही है, एक दो तीन चार, चारों के चारों सही है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा चारों के चार क्या है, सही है। अब देखिए एक स्टेटमेंट आया, इन लेक इकोसिस्टम, है ना, जो लेक इकोसिस्टम है उसके अंदर डिकम्पोजर्स कौन कौन है, तो डिकम्पोजर्स कौन कौन है, फंजाई है, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स हैं, है ना। जो लेक इकोसिस्टम है उसके अंदर डिकम्पोजर कौन कौन है, फंजाई है, बैक्टीरिया है एंड फ्लैजिलेट्स हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, अब देखिए फिर से आ गया स्टेटमेंट वाला वाला क्वेश्चन, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो पहला क्या है कि प्लांट का स्पीसीज कौन है ना, किस स्पीसीज का बात कर रहा है, वो कितना प्रोडक्टिविटी देता है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर देखने को मिलेगा, न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी कितना है वो देखने को मिलेगा, एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शंस दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो प्रोडक्टिविटी का बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, है ना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि यहाँ पे साथ में ईयर का भी क्या है, खेल है, मतलब कि टाइम का भी खेल है, कि एक टाइम के अंतर्गत जो है ना कितना, है ना, वो कितना रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ है, तो उसको आप क्या करो, ग्राम पर मीटर स्क्वायर में नापो, है ना, केजी पर मीटर स्क्वायर में या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में नापो, मापो, तो डिपेंड करता है, बट आपको एज ए एक रेफरेंस के लिए टाइम जो है वो लेना पड़ेगा, है ना, टाइम जो है वो लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ओवर ए टाइम पीरियड जो है वो लिया गया, उसे बोला गया प्राइमरी प्रोडक्शंस, है ना। इट इज एक्सप्रेस एज द टर्म ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड द किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। द रेट, है ना, उसको बनने का जो रेट है, एक एक समय में, पूरे के पूरे समय अंतराल में, है ना, जैसे एक साल में, है ना, एक साल में कितना बना, ये क्या हो जाएगा, एक साल में कितना बना, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्शन, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। बट
बट उस बनने का रेट क्या था, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन क्या था, तो डिवाइडेड बाय जब टाइम करेंगे तो उससे हमें मिलेगा क्या, प्रोडक्टिविटी, उससे क्या मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगा। प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्शन मिलेगा। अब इसमें एक आता है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि A of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के समय में कितने पूरे के पूरे जो हैं वो हमें ऑर्गेनिक मैटर जो हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो प्रोडक्शन हुए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये हो गया जीपीपी। अब इतने तो प्रोडक्शन हुए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रेस्पिरेटरी लॉस भी होंगे। अब कुछ रेस्पिरेटरी लॉस होने के वजह से, कुछ रेस्पिरेटरी लॉस होने की वजह से जो बच गया उसका नाम दिया गया एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसका क्या नाम दिया गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डिटेल्स को छोड़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टर्म पे। तो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है 170 बिलियन टन है, किसका, ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये 170 बिलियन टन जो है वो ड्राई वेट है। 170 बिलियन टन क्या है, ड्राई वेट है, इसे याद रखिए, ड्राई वेट है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारा क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे के पूरे बायोस्फीयर का, ठीक, जिसमें कि 55 बिलियन ओशियन जो होते हैं एंड 115 मिलियन टन जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेरिस्टेरियल्स होते हैं। एक बार का क्वेश्चन है, यहाँ पर बिलियंस को हटा के मिलियंस कर दिया गया, तो आप लोग इसमें याद रखेंगे बिलियंस है, बिलियंस टन है, ना कि मिलियंस ऑफ टन है। तो क्या है, बिलियंस ऑफ टन है ड्राई वेट का, ड्राई वेट भी याद रखना है आपको। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। इसके बाद क्या आता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। डिकम्पोजिशन को 5 पार्ट में बांटा गया है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म जो होते हैं वो एक साथ साथ चलता है, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन का जब हम बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन में अर्थवर्म्स या फिर जो ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एज इट लूजिंग द सॉइल, ये ब्रेक डाउन, जैसे कि अर्थवर्म हो गए, है ना, ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है उसे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसे तोड़ेंगे, है ना, इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किस में तोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ेंगे। ये डिकम्पोजिशंस का बात है कि जो भी ऑर्गेनिक है हमारे पास, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज है, उसे डिकम्पोज करके क्या किया जाएगा, इनऑर्गेनिक में बदला जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, जो डेट्रेटिवोरस है, जो सड़े गले चीज पे खाते हैं, वो क्या करेंगे, जिसका एग्जांपल अर्थवर्म है, ब्रेक डाउन द डेटाशन टू स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। वो बड़े टुकड़े को क्या करेंगे, बस छोटे टुकड़े में बदल देंगे, बड़े टुकड़े को क्या करेंगे, छोटे टुकड़े में बदल देंगे, कौन, फ्रेगमेंटेशन करके अर्थवर्म्स। बाय दिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट, है ना। अब यहाँ पर जो टुकड़े किए हैं, टुकड़े में अगर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें देखने को मिला, तो जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड अनअवेलेबल साल्ट, और वो अनअवेलेबल साल्ट की तरह हमें, वो अभी हमें मिलने वाला नहीं है। जो इनऑर्गेनिक टुकड़े किए, जो इनऑर्गेनिक हुए, वो सभी के सभी वाटर सोल्यूबल थे और वो नीचे चले गए। ठीक, फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया। इसके बाद आता है कैटाबोलिज्म्स, है ना। कैटाबोलिज्म में देखिए, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म्स। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाता है किसका, सबसे पहले तो अर्थवर्म आया, उसे टुकड़ा किया, टुकड़ा करने के बाद जो इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल थे वो नीचे चला गया, लीचिंग हो गया। अब उसके बाद जो बच गया उसमें कौन सा अटैक करेगा, बैक्टीरिया एंड फंगल अटैक होगा उस पर। अब उस पर क्या अटैक होगा, बैक्टीरिया एंड फंगल का अटैक होगा, है ना, जो डिग्रेड बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम, फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद रखो, यहाँ पे हर जगह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन हुआ, वहां भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें देखने को मिला जो नीचे चला गया लीचिंग में।
अब कैटाबोलिज्म हो रहा है, उसमें भी क्या हुआ, ऑर्गेनिक जो है उसको इनऑर्गेनिक में फिर बदला जा रहा है, जिसको क्या बोला गया, कैटाबोलिज्म। द इंपोर्टेंट नोट ऑल द डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। जो फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है। फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है, ये तीनों के तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। इसके बाद आते हैं ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। अब सॉइल के अंदर जो ये डिकम्पोज होते रहते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं कौन सा, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेट डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंसेस और कॉल्ड द ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन के अंदर क्या हो जाते हैं, ये जो सब्सटेंसेस बचे जो कि फंगस एंड बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट किया जा चुका है, अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदला जा चुका है, तो उससे क्या होगा कि उसमें डिकम्पोज होके ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा। और ह्यूमस कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, एमोर्फस होता है ना। सब्सटेंसेस कॉल्ड द ह्यूमस, दिस इज द हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट द एक्सट्रीमली स्लो रेट। और ये क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन से पहले तो माइक्रोब इसे डाइजेस्ट कर चुका है उसके बाद अब ये कितना, इसीलिए क्या हो जाते हैं, माइक्रोब से ये माइक्रोबियल एक्शन से क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंट करते हैं, अंडरगो डिकम्पोजिशन एट द एक्सट्रीमली स्लो रेट। एक्सट्रीमली स्लो रेट में ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर रिजर्व सर्व एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। अब ये कोलाइडल नेचर का है तो ये सर्व करेगा कैसे, रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट की तरफ पे। ह्यूमिफिकेशन देखा, इन ह्यूमस इज द फर्दर डिग्रेडेड द सम माइक्रोब्स एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। फिर से क्या करेगा, बीइंग कोलाइडल, बीइंग द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड। अब ह्यूमस भी क्या करेगा, फिर से डिग्रेड करेगा, है ना, सम माइक्रोब्स एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, फिर से रिलीज करेगा इनऑर्गेनिक, अकर इन द प्रोसेस कॉल मिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में फिर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आप देखो हर जगह पे क्या है, चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, लीचिंग हो, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन हो, मिनरलाइजेशन हो, हर जगह पे क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो बाहर हमें निकलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ग्रीन लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जिससे डेट्राइटस बनाया गया, उसका पहले फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म तीनों एक साथ होंगे। सम न्यूट्रिएंट, ईच ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द केमिकल एक्शंस यहाँ पे होंगे। यहाँ पे कैटेलिज्म, the leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begins to lose lose form and become litter, है ना। लूज फॉर्म हो गया और उसके बाद क्या बन गए, लिटर बन गए, है ना, बिकम लिटर। लिटर यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि लिटर क्या है, तो लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर्स, है ना, जो पार्शियली कंज्यूम किए जाते हैं किसके द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा, है ना, जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगेंस टू लूज टू फॉर्म लिटर, उससे क्या बनता है, लेटर बन जाता है ना। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थबोर्न बैक्टीरिया एंड सॉइल माइट्स एंड फंगाई इटीसी। इसके बाद होगा ऑर्गेनिक रिच सॉइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय, देखिए अर्थवर्म है, बैक्टीरिया है, सॉइल है, माइट्स है, फंगस है, तो ये सभी अगर दे दिया जाए, अगर दिख जाए एग्जाम में, आप कहोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन किसके किसके द्वारा हो रहा है, अर्थवर्म बैक्टीरिया हमने पहले देखा, है ना, फंगस तो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, सॉइल माइट्स एंड फंगस यहाँ भी है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ह्यूमस कैसा होता है, एमोर्फस होता है, कोलॉइडल होता है, डार्क कलर का होता है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट पाया जाता है। एक चीज और है, ह्यूमस इज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमस रिजर्वायर ऑफ मिनरल है, एंड ह्यूमस इज कोलाइडल। इसका रीजन क्या है कि ह्यूमस जो है नेचर में कोलाइडल होता है, तो इजीली डिग्रेड नहीं होता है, इस वजह से वो रिजर्वायर है, ठीक है। तो आप इसे एकदम ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब इसमें क्या आता है, जो मिनरलाइजेशंस होते हैं, तो जो डिकम्पोजिशन होगा, उसमें अगर लिग्निन एंड काइटिन रिच है, लिग्निन एंड काइटिन रिच सब्सटेंसेस है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा, एंड नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, या शुगर होगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर ज्यादा होंगे तो आसानी से होगा। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्टिविटी देखा, यानी कि इनपुट देखा एंड आउटपुट देख लिया, डिकम्पोजिशन देख लिया। इसके बाद आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के अंदर क्या होता है, 100% सन का रेडिएशन है, जिसमें लेस देन 50% पार है,
है ना। एक क्वेश्चन कितना मस्त यहाँ से फ्रेम होता है, लेस देन 50%, है ना, लेस देन 50% आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, नॉट मोर देन, लेस देन, याद रखिए लेस देन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेस देन 50%, और उसका 2 to 10% ऑफ पावर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में यूज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या हो जाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन कौन है, फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी है, एंड हायर प्लांट्स जो है हमें देखने को मिल जाएंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ही। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इन टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट। टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर जो हैं वो कौन कौन है, हर्बिशियस एंड द वुडी प्लांट है, हर्ब के जैसा दिखेगा या फिर वुडी प्लांट है। हर्ब मीन्स जो हमेशा हरा होगा, उसका ईच एंड एवरी पार्ट कैसा हमें देखने को मिलेगा, रूट के अलावा हरा देखने को मिलेगा, जैसे ग्रासेस हो गए, ठीक है। तो ये जो होंगे वो क्या होते हैं, मेन पार्ट होते हैं किसमें, प्रोड्यूसर का यूज करते हैं किसमें, टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम में, हर्बेशियस एंड द वुडी प्लांट जो हैं वो जो है वो हमें देखने को मिलेगा कैसा, एज ए प्रोड्यूसर। एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस देखिए 25% इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स, मोलसेस इन एक्वेटिक सिस्टम। हर्बीवोरस कौन कौन है, 25% इंसेक्ट आर हर्बीवोरस, जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें 25% इंसेक्ट क्या हैं, हर्बीवोरस हैं। बर्ड्स हो गए हर्बीवोरस, मैमल्स हो गए, मोलस्कस हो गए, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मोलस्क, मोलस्क जो हैं वो क्या है, हर्बीवोरस हैं। यहाँ पे देखिए मैमल्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जो क्या है, हर्बीवोरस है। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड उससे सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोरस भी बोला गया। मोलस आर द हर्बिशियस इन द एक्वेटिक। अब देखिए एक्वेटिक के अंदर जो है जीएफसी यानी कि जीएफसी मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे ग्रास फूड चेन एंड द डेट्राइटस फूड चेन। ग्रास फूड चेन जो है वो ज्यादा होता है किसके अंदर, एक्वेटिक के अंदर ग्रास फूड चेन ज्यादा होगा, एंड द टेरिस्टेरियल में डीएफसी इज द मोर देन द जीएफसी, टेरिस्टेरियल में मोर देन जीएफसी हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। डेट्राइटस फूड चेन में भी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन विद द सम लेवल। जो डेट्राइटस फूड चेन है वो कहीं ना कहीं, जो डेट्राइटस फूड चेन है जैसे कि डेट्राइटिवोरस में अर्थवर्म हमें देखने को मिला, तो ये डेट्राइटस में जो फूड चेन है अर्थवर्म हमें देखने को मिला, हो सकता है कि कोई ऐसा बर्ड हो जो अर्थवर्म को खा ले, है ना। तो ये इंटरकनेक्टेड है, वही बता रहा है। डेट्राइटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी, है ना। डीएफसी का कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रे बन जाते हैं किसके लिए, जीएफसी एनिमल के लिए, एंड इन नेचर इकोसिस्टम, और नेचर इकोसिस्टम में ऐसा हमें देखने को मिलता है। ट्रेडिशनली इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स मेक इट फूड वेव, इसे क्या बना देता है, फूड वेव बना देता है, और हर लेवल को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ग्रास एस्टरी, जू प्लैंक्टन है ना, ग्रास ऊपर काउ, बर्ड्स एंड द मेन एंड द लायंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, लिविंग बायोमास नंबर इन यूनिट एरिया, लिविंग बायोमास बोल दो या फिर नंबर इन यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएंगे, स्टैंडिंग क्रॉप हमें देखने को मिलेगा। स्टैंडिंग स्टेट दूसरा चीज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है ना उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, बट स्टैंडिंग क्रॉप जो है, लिविंग बायोमास कितना है उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। देखो हर जगह पे क्या है ना, हीट थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, फिर दूसरे लेवल पे हीट रिलीज होगा, तो हर जगह हर एक अगले स्टेप पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड्स यहाँ पे क्या दे रखा है, वंस गेट द सिमिलर शेप whenever you express the food और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, हमें पिरामिड देखने को मिलता है। पिरामिड किसका हो सकता है, नंबर हो सकता है, बायोमास हो सकता है, एनर्जी के रूप में। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्स, ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है, अप्रोक्स
6 मिलियन प्लांट, अप्रोक्स 6 मिलियन प्लांट जो हैं वो टर्सरी कंज्यूमर कितने टर्सरी कंज्यूमर को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? तीन ही टर्सरी कंज्यूमर को क्या कर पा रहे हैं? एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। वहीं पे देखिए यहाँ पे ड्राई वेट्स, शार्प डिक्रीज इन द बायोमास हायर ट्रॉपिक लेवल में ड्राई वेट्स भी क्या होते हैं? शार्पली डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे 809 है और यहाँ पे 1.5 पे आ गया। यहीं पे ओशियन का है ना, जहाँ जहाँ पे जीएफसी जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। जीएफसी क्या होते हैं? इन द बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट द स्टैंडिंग क्रॉप द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में हमने देखा कि इन यूनिट एरिया यूनिट टाइम, ये ना उस खास एरिया को लेके बताया गया उतना एरिया में कितना है। एनर्जी देखिए 1% सनलाइट का 1% ही जाता है। इस पे भी क्वेश्चन बन के आता है भर भर के, तो आप लोग यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। Any calculation of the energy contained biomass number has to includes all organisms at the tropic levels। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को वहाँ पे काउंट करना क्या होता है? जरूरी होता है। बट नो जनरलाइजेशन यूज, यहाँ पे आप किसी तरह के जनरलाइजेशन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हर वक्त तो आप ऐसे कर नहीं सकते ना कि हर बार आप पूरे के पूरे नंबर काउंट करो, ऐसा नहीं होता है। ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल नॉट द स्पीसीज लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो है वो फंक्शनल लेवल दिखाता है। एक गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट द टाइम। एक टाइम पे एक से ज्यादा लेवल पे वो आ सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अर्बाइट एंड नेवर बी इनहेबिटेड। क्यों? क्योंकि सम एनर्जी लॉस एट, हर जगह पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। Each bar of the energy pyramid indicate the amount of energy present at each tropic level in a given time annually per unit area, है ना। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस का बात किया गया है पिरामिड के बारे में। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। जो ये पिरामिड हमने देखा है उसके अंदर क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर दो जगह पे है तो उसे एक ही जगह पे काउंट किया, दो जगह पे काउंट नहीं किया है। इट एज्यूम्ड ए सिंपल फूड चेन, ये सिंपल फूड चेन को एज्यूम किया है। समटाइम्स द ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर, ऑलमोस्ट ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दे ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर, नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इट डज नॉट एकोमोडेट इट डज नॉट एकोमोडेट फूड वेव, ये फूड वेव को एकोमोडेट नहीं किया। मोर एवर द सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, इवन दे प्ले वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। उस इकोलॉजिकल पिरामिड में डेट्राइटस फूड चेन का कोई बात ही नहीं किया है। न्यूटन साइकिल में गैसियस रिजर्वायर जो है एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर कार्बन, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर कार्बन का हो जाएगा। सेडिमेंट्री क्या हो जाएगा? रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट हो जाएंगे फॉस्फोरस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड द प्रोसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना। जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर वाटर एंड द फॉरेस्ट, ये क्या है? उसका सर्विसेज के अंदर आता है। डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड लीचिंग एक साथ चलते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का एकदम ऊपर से जो चीजें देखना होता है रिवीजन करने के लिए, वो हमने क्या क्या देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।